A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Zumexa classes. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एमसीक्यूज़ के बारे में। तो साइंस एमसीक्यूज़ के ज़रिए हम साइंस को रिवाइज कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हो। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यू कैन फॉलो मी। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यहाँ पे दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप मेरे बाकी के लेक्चर्स सीरीज भी देखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस सेट का पहला सवाल जो है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन्वॉल्व इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड इट्स डेफिशिएंसी कॉज सिरोसिस एंड क्लोरोसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ये कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसके नहीं होगा तो जो वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट, क्लोरोसिस हो जाएगा और प्लांट जो है उसको ठीक से कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो क्लोरीन की वजह से ऐसा होता है, मैग्नीज की वजह से होता है, मैग्नीशियम की वजह से होता है या कॉपर की वजह से होता है। ये सवाल कहाँ से लिया गया? ये सवाल लिया गया एनसीईआरटी से। अगेन एनसीईआरटी के उस टॉपिक से लिया गया जिसमें हमने पढ़ा था प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में और ऐसे एलिमेंट्स के बारे में जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट का काम करते हैं। तो बताएं। तो इसका सही जवाब है मैंगनीज। मैंगनीज जो है इसके बारे में। क्लोरोसिस क्या होता है? क्लोरोसिस होता है येलोइंग ऑफ लीव्स। तो ये एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। अगर आपको पौधे की पत्तियों को देखेंगे तो आपको वो येलो कलर की नज़र आएंगी। दिस इज़ द रीज। देखिए इस तरीके से आपको क्लोरोसिस नज़र आएगा उसके अंदर। तो इसमें क्या होता है? ये हो जाता है लैक ऑफ क्लोरोफिल की वजह से। और पॉसिबल क्लॉजेज क्या होंगे उसके अंदर? पॉसिबल क्लॉजेज होते हैं पुअर ड्रेनेज, डैमेज रूट, कॉम्पैक्टेड रूट्स, हाई अल्कलिनिटी एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन प्लांट्स। तो ये उसके कॉमन रीजंस हो सकते हैं। इस पीडीएफ से आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि प्लांट्स के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट ज़रूरी है, राइट। तो प्लांट को भी जिस तरीके से हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, सिमिलरली प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सो यू कैन रीड दिस। अगला जो सवाल है स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा फॉलोइंग डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन द ईयर 1744। इसमें से कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये डिस्कवर किया था 1744 में कि एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ द प्लांट। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड ऑक्सीजन। उन्होंने ऑक्सीजन को भी डिस्कवर किया और साथ में उन्होंने बताया कि जो एयर है उसका एसेंशियल रोल है ग्रोथ ऑफ प्लांट्स में। ये कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया 1744 में? तो ये कहाँ से उठाया गया क्वेश्चन है? ये अगेन एनसीईआरटी का सवाल है, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। तो वो कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करते हैं? तो बताइए। जोसेफ प्रिस्ले हैं, अर्न्स्ट रदरफोर्ड एंड थॉमस रॉयड्स, रॉबर्ट बॉयल एंड डैनियल रदरफोर्ड। तो इन चारों में से कौन से वो साइंटिस्ट हैं? चारों ही साइंटिस्ट जो हैं एनसीईआरटी में मेंशन है। बताइए ऑक्सीजन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है फर्स्ट जोसेफ प्रिस्ले। देखिए ऑक्सीजन की डिस्कवरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज में से आएगा। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन किसने डिस्कवर किया? जोसेफ प्रिस्ले ने डिस्कवर किया। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपेरिमेंट किया था। अभी तक क्या पता चला था हमें? इनकी ऑक्सीजन की डिस्कवरी से पहले क्या पता चल गया था? जोसेफ प्रिस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट की सीरीज़ परफॉर्म की, एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। इन्होंने क्या किया? देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट था ये तो पहले हो चुका था कि भाई अगर आप एक जार है उसके अंदर एक ये है कैंडल जला दिया आपने और एक चूहे को बंद कर दिया, तो कैंडल क्या करेगी? आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की या एयर की ज़रूरत है। ये तो हमें पता चल गया था। लेकिन जैसे ही वो एयर ख़त्म हो जाएगी तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से चूहे की डेथ हो जाती है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। उन्होंने यहाँ पे एक पौधा प्लेस कर दिया और उन्होंने देखा कि जब पौधा प्लेस कर दिया उस जार के अंदर, कैंडल भी जल रही है, बड़ा जा रहा है, तो वो चूहा जो है सर्वाइव कर रहा है और कैंडल भी जलती जा रही है और चूहा भी सर्वाइव करता जा रहा है बहुत देर तक। अगर आप पौधे को नहीं रखेंगे तो कैंडल बुझ जाएगी और चूहा मर जाएगा बहुत जल्दी। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि भाई पौधा कुछ ना कुछ ऐसा एलिमेंट रिलीज़ कर रहा है, कोई ना कोई ऐसी एयर रिलीज़ कर रहा है जो कि सांस लेने के लिए भी ज़रूरी है और जो कैंडल को जलाने के लिए भी ज़रूरी है। तो ये उनका एक्सपेरिमेंट था बायोलॉजी की 11th क्लास की एनसीईआरटी में। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट के साथ, आई होप आपको ये याद रहेगा। जोसेफ प्रिस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जार के बीच में उन्होंने कैंडल लगा दी, पौधा रख दिया, चूहा रख दिया। पहले सिर्फ चूहा और कैंडल थी, बाद में पौधा भी रख दिया गया, राइट। तो आई डोंट थिंक कि आप इसके बाद इसको आप भूल पाओगे, ठीक है। जोसेफ प्रिस्ले। अगला जो सवाल है, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, जब भी आप कोई चीज़ों को याद रखते हैं तो मैंने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड बढ़ गया है। आप लोग हर एक चीज़ का निमोनिक बना रहे हैं, मतलब देर आर सो मेनी पीपल वो आपको निमोनिक्स बना बना के दे रहे हैं
कि आप इस तरीके से याद कर लीजिए। मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों से, स्टूडेंट से, क्या आपको वो निमोनिक्स याद रहते हैं? और आप पूछ के देखिएगा अपने उन्हीं ट्यूटर्स से कि क्या आपको वो चीज़ें याद है जो आपने निमोनिक्स के थ्रू की थी। तो ठीक है, कुछ चीज़ें याद रहेंगी लेकिन सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी। तो माय पॉइंट इज़, पहले आप उसे लॉजिकली समझने की कोशिश करो। आपको निमोनिक्स उन चीज़ों के बनाओ जिसमें मतलब कोई सिर पैर आपको लॉजिक ही नहीं मिलता, अदरवाइज लॉजिकली चीज़ों को याद रखने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल जोसेफ प्रिस्ले के बारे में हमने बात किया तो हमने एक पौधे का डायग्राम देख लिया, पौधा, चूहा, कैंडल, जार, तो अब हमें याद रहेगा। सो दिस इज़ माई पॉइंट। आप अपनी मेमोरी को जिस तरीके से ट्रेन करेंगे वो उसी तरीके से आपका काम करती है, राइट। अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स। ये जो है यूपीएससी ने पूछा हुआ सवाल है। 2018-19 में यूपीएससी ने कुछ पूछा था इसको। यूपीएससी का जो IAS एग्जाम है उसमें पूछा गया सवाल है ये, राइट। तो उसमें पूछा गया था, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट्स। क्लाउडी नाइट्स में क्यों नहीं बन रही ड्यू ड्रॉप्स? पहला कारण दिया गया था कि क्लाउड जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं द विंड फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, अर्थ रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बाय क्लाउड्स, अर्थ सरफेस हैज लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स, अर्थ सरफेसेस रिलीजेस रेडिएशन विच आर एब्जॉर्ब्ड बाय क्लाउड्स। तो इसका सही जवाब बताइए। बहुत अच्छा सवाल। ज्योग्राफी की जब मैं क्लासेस शुरू करूंगी तो मैं पूरा लॉजिकली आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊंगी। शॉर्ट में मैं आपको अभी भी बता देती हूँ। देखिए, एक लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती है और एक शॉर्ट वेव। जो इनकमिंग रेडिएशंस होती हैं जो सन की तरफ से आ रही हैं, दैट आर शॉर्ट वेव रेडिएशंस, ओके। जो अर्थ की तरफ से, फिर अर्थ में कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ क्लाउड्स में एब्जॉर्ब होती है, वो डिटेल में बताऊंगी। जब अर्थ की तरफ से ये रेडिएशंस रिलीज बैक होती हैं, ये वाली अर्थ भी तो रिलीज़ करती है, तो ये क्या है? ये है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये जो लॉन्ग वेव होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उसको हमारे जो क्लाउड्स हैं उसको क्रॉस नहीं करने देते। क्लाउड्स किसको क्रॉस करने देते हैं? जो सन की तरफ से रेडिएशंस आ रही हैं, लेकिन जो अर्थ की तरफ से जा रही हैं उसको क्या कर रहे हैं? उसको रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ पे पहुंचा दे रहे हैं। तो ये जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस रिलीज करती है अर्थ, उसी की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होता है, राइट। तो क्लाउडी नाइट्स क्या होती है? स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल गलत है। क्लाउडी नाइट्स जो होती हैं जनरली मोर वार्मर होती हैं, ना कि कोल्डर, वार्मर होती हैं, राइट। तो अर्थ की सरफेस पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहे हैं क्लाउड्स। ये यूपीएससी ने पूछा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल। रिफ्लेक्ट बैक कैसे होता है? नाइट में क्या होता है? लॉन्ग वेव एमिशन कॉज अर्थ सरफेस टू कूल। अगर क्लाउड्स नहीं होंगे तो रात को क्या होगा? वो सारी टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एस्केप आउट कर जाएंगी, तो क्या होगा? अर्थ जो है वो ठंडी हो जाएगी। बट अगर क्लाउड्स आ गए तो क्या हो रहा है? वो रेडिएशन को बाहर नहीं जाने दे रहे। अच्छा सवाल, आप पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन से। फोर्थ क्वेश्चन जो है CDS एग्जाम 2019 में पूछा गया सवाल है। इसमें पूछा गया एक प्लांट मार्सिलिया, फर्न एंड हॉर्स टेल, 3 पूछे गए हैं। मार्सिलिया, फर्न्स एंड हॉर्स टेल आर एग्जाम्पल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप। तो ये जो है NCERT का सवाल है। जब हम NCERT में प्लांट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से कॉमन प्लांट्स आते हैं। तो सीधा सीधा NCERT से सवाल उठाया है। मुश्किल आप लोगों को इसलिए लगेगा क्योंकि आप लोगों ने उसको पढ़ा नहीं है, राइट। तो मार्सिलिया, फर्न और हॉर्सटेल जो है कौन से ग्रुप में आते हैं? टेरिडोफाइटा में आता है, ब्रायोफाइटा में आता है, जिम्नोस्पर्म्स में आता है, या एंजियोस्पर्म में आता है। तो इन चारों में से किस जगह पर जो है टेरिडोफाइटा, वो मार्सिलिया, फर्न एंड हॉर्सटेल प्लेस होता है? तो इसका सही जवाब है टेरिडोफाइटा। क्या होता है टेरिडोफाइटा? एक ग्रुप ऑफ प्लांट है। जब हम क्लासीफाई कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था। वस्कुलर प्लांट की वैरायटी होती है टेरिडोफाइटा। वस्कुलर मतलब जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों होगा। जाइलम और फ्लोएम क्या क्या काम करते हैं बताओ? जाइलम काम करता है पानी को लेके जाने का, फ्लोएम काम करता है न्यूट्रिशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का। बहुत ही सिंपल है दैट। देखो, टेरिडोफाइटा क्या है? वस्कुलर प्लांट है। डिस्पर्स स्पोर्स, उसके स्पोर्स बनते हैं। So because Pteridophyta produce neither flowers nor seed, they are sometimes referred to as cryptogams, meaning that their means of reproduction is hidden. तो ये क्या कर रहे हैं? ना तो ये फ्लावर्स लगा रहे हैं, ना तो ये सीड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। स्पोर्स क्या करते हैं? जैसे ही कोई फेवरेबल उनको कंडीशन मिलती है, फेवरेबल इन क्लाइमेटिक कंडीशन आती है, तो उसी टाइम पे वो जर्मिनेट करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज अ स्पेशल वैरायटी ऑफ, स्पेशल क्लास ऑफ प्लांट्स। अच्छा सवाल, यू कैन रीड दिस एक्सप्लेनेशन। आखिरी सवाल जो है इस सेट का आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, कोरल रीफ्स के बारे में। तो कोरल रीफ्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। CDS एग्जाम 2019 में पूछा गया सवाल है। अगेन, कोरल रीफ्स जो है दे आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। किस जगह पर कोरल रीफ जो है हमें नहीं मिलती? लक्षद्वीप में नहीं मिलती, गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं मिलती, गल्फ ऑफ मन्नार में नहीं मिलती, गल्फ ऑफ कैम्बे में नहीं मिलती। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भैया लक्षद्वीप कहाँ पे है।
लक्षद्वीप जो है अरेबियन सीज़ में है। गल्फ़ ऑफ कच्छ कहाँ पर है? गल्फ़ ऑफ कच्छ जो है गुजरात का, जो ये ऐसे ऐसे बनता है ना, ऐसे जो बनता है ये लॉयन वाला जो ये बन जाता है और ऐसे इंडिया चला जाता है, राइट, ऐसे बनता है इंडिया, उसके ऊपर भी है। तो ये वाली जो है ये है गल्फ़ ऑफ कच्छ। गल्फ़ ऑफ कैम्बे ये वाली है, जिसको गल्फ़ ऑफ खंबात भी बोला जाता है। और गल्फ़ ऑफ मन्नार है यहाँ पे, जब आप यहाँ पे श्रीलंका आ जाता है उसके बीच वाली जो है वो दैट इज़ गल्फ़ ऑफ मन्नार। तो आप ये बता दीजिए, सवाल में पूछा जा रहा है किस जगह पर जो है कोरल रीफ नहीं मिलते। अब कोरल रीफ्स मिलने का जो अच्छा क्लाइमेट होता है वो कौन सा होता है? सबसे अच्छा क्लाइमेट होता है वो 25 डिग्री से ऊपर वाले क्लाइमेट में मिलेंगे, टेम्परेचर पे मिलेंगे। शैलो वाटर्स चाहिए उनको, ट्रॉपिकल जोन में चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए, ये सारी उसकी कंडीशंस होती है। तो कुछ इस तरीके की कंडीशन बनती है। देखिए लक्षद्वीप के बारे में यू मस्ट बी श्योर शॉट। अब इन तीनों में से बताइए कच्छ में मिलता है या नहीं मिलता। जब आप कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ते हैं एनवायरनमेंट की वजह से, तो आप देखेंगे कि अगर थोड़ी सी भी क्लाइमेटिक कंडीशन डिस्टर्ब होती है तो कोरल रीफ का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो ये कंडीशन बनती है गल्फ़ ऑफ कैम्बे में, गुजरात में। तो वहाँ पे गल्फ़ ऑफ कैम्बे में कोरल रीफ का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। रीजंस माइट बी सो मैनी, शैलो नहीं है वहाँ की कोस्ट, ये हो सकता है, पॉल्यूटेड है, ये हो सकता है, ऐसी कंडीशन नहीं बन पा रही है वहाँ पे कि वहाँ पे कोरल रीफ्स फॉर्म हो पाए। तो वहाँ पे कोरल रीफ्स नहीं मिल रही है, बाकी तीनों जगह पे हमें कोरल रीफ्स मिल रही हैं। अब आप सोचेंगे कि क्या इसको याद करना है? ऑब्वियसली आपको याद करना पड़ेगा इस चीज़ को। लॉजिक आपने लगा लिया, 25 डिग्री सेल्सियस, क्लियर वाटर, ट्रॉपिकल वाटर्स, ये सब आपने देख लिया। बट देयर आर स्टिल सर्टन सिचुएशंस जहाँ पे कि कुछ जगह पर कोरल रीफ की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। सो दैट्स इट। ये इस सेट के कुछ सवाल थे। आई होप आपको ये सवाल सॉल्व करके काफ़ी मज़ा आया होगा। पढ़ते रहिए, और अगर आपको सवाल पसंद आते हैं तो आप बाकी लोगों को भी बताएं, आपकी प्रिपरेशन के लिए, उनकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।